हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ठीक चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। देखिए 24 अप्रैल को फाइनली एमपीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर है। तो आप लोग अच्छी तैयारी में जुट गए होंगे बिल्कुल से। तो प्लीज़ आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, समय बहुत कम रह गया है। और हाँ, आप लोगों से एक ज़रूर हम ये कहना चाहते हैं, जो भी आप लोग पढ़ें, चाहे किसी नोट से पढ़ें, वीडियो से पढ़ें, चाहे किसी भी जगह से पढ़ें, एक अपना खुद का नोट्स आप लोग प्लीज़ ज़रूर बना लें। वो देखिए, खुद के नोट्स सबसे बेस्ट होते हैं। हम बार बार और हमेशा कहते आए हैं कि आप अपने खुद के नोट्स बनाएंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ अपने नोट्स, चाहे आप यूनिट फर्स्ट लीजिए, 10 लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, चाहे कुछ भी करिए, आप लोग अपने खुद के नोट्स बनाइए, सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है। एक्चुअली हम लोगों ने यूनिट 10 स्टार्ट कर दिया है। यूनिट 10 में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है और राज्य मानवाधिकार आयोग है, वो ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग क्या है, राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोग के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आयोग होते हैं, आयोग क्या होते हैं, उसको हम लोग इस बात को जरूर ध्यान देना है उसको, कि यह कौन सा आयोग है, सांविधिक आयोग है या संवैधानिक आयोग है। ठीक है। देखिए, सांविधिक आयोग क्या होता है और संवैधानिक आयोग क्या होता है, ये छोटा सा अंतर आप लोग जरूर समझ लीजिए, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, जो आयोग होता है, जब आयोग का गठन संविधान के किसी अनुच्छेद के द्वारा होता है, तो वो संवैधानिक है। ध्यान दीजिए, क्या हम शब्द बोल रहे हैं, संवैधानिक। ठीक है, वो संवैधानिक कहलाएगा। और यदि यदि किसी यदि आयोग के द्वारा, मतलब कोई सरकार है, सरकार ने कोई एक्ट का निर्माण कर दिया और उस एक्ट के तहत कोई आयोग बनाया है, तो वो क्या कहलाएगा, सांविधिक आएगा। तो ये जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, वो क्या है, एक सांविधिक आयोग है। तो इस बात को प्लीज आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है। और जितने भी ऐसे आयोग जिसकी जो रचना होती है, जिसका गठन होता है, वो संविधान के अनुच्छेद के आधार पर होता है, तो वो संवैधानिक होगा, जो हम लोग आगे ध्यान से पढ़ेंगे जब अब मौका आएगा। ठीक है, आगे क्रम में। और प्रयास करेंगे कि 7 to 10 डेज में हम पूरे आयोग को कंप्लीट कर दें। आप लोग जिसमें आप लोग छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ों को लिखते जाइएगा, और जो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसको भी हम आपको जरूर बीच बीच में याद दिलाते जाएंगे। तो आप जरूर कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग क्या है, जब जो जितनी भी महिलाएं हैं, उन महिलाओं के अधिकारों का, या उनको कुछ कानूनी समस्याएं होती हैं, या उनके साथ अत्याचार होता है, ये सब के लिए एक आयोग का निर्माण किया गया था, जिसमें महिला विशेष महिलाएं अपनी जाएं, वो समस्या रख सकती हैं, और उन समस्याओं को समाधान करने के लिए ये राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया था। देखिए, इसकी संरचना क्या है, हमने अभी आपको बताया है। ये क्या, राष्ट्रीय महिला आयोग, ये अधिनियम 1990 के तहत बना। ध्यान दीजिएगा, क्या है इसका, अधिनियम 1990 है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत यह राष्ट्रीय महिला आयोग बना है। ठीक है। इसमें क्या है, 5 अध्याय, 17 धाराएं और संख्या 20 में दर्ज है। ये छोटी छोटी चीजें हम लोग को जरूर पढ़नी पड़ती है। कारण क्या होता है, जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो क्या होता है कि यह एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है कि कितनी धाराएं हैं, कितने अध्याय हैं। तो इस बात को भी हम लोग बहुत ध्यान से समझेंगे और बहुत ध्यान से याद करने की कोशिश करेंगे, कि हम लोग का आयोग तो कुछ भी पूछ सकता है, अक्सर वो फैक्ट बहुत पूछता है। ठीक है। ये आयोग है। अब देखिए, सेकंड पॉइंट आता है, ये किस मंत्रालय के तहत काम करता है। ये है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत ये काम करता है। मतलब नोडल एजेंसी कौन सी है इसकी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है। देखिए, गठन, अब हम गठन की बात करते हैं। देखिए, गठन के बारे में पहला हमने बताया, आधार क्या है, एक एक्ट है। उस एक्ट के तहत 31 जनवरी 1992 को इसका क्या हुआ, गठन हुआ। और यह एक सांविधिक आयोग है। ये देखिए, ये है 31 जनवरी को क्या हुआ, इसका गठन हुआ। 31 जनवरी 1992 को इसका गठन हुआ। और प्रथम अध्यक्ष कौन थी, जयंती पटनायक। इस बात को भी याद रखिएगा, क्योंकि क्या होता है, अक्सर पूछ लेता है कि इसके प्रथम कौन है, अंतिम कौन है, वर्तमान कौन है। ये बहुत सारी चीजें ऐसी पूछता है। तो कम से कम प्रथम और वर्तमान तो आप जरूर पूछिए, अंतिम शब्द तो नहीं आएगा इसमें। प्रथम और वर्तमान को जरूर आप ध्यान रखिएगा। गठन की डेट ध्यान रखिएगा, 31 जनवरी 1992। इसका उद्देश्य क्या होता है,
जनरली उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य में क्या होता है? महिलाओं की संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा को सुनिश्चित करना, इस बात का ध्यान रखा जाता है। दूसरा क्या है? महिलाओं उनके मतलब महिलाओं के लिए विधायी सुझावों की सिफारिश करना, मतलब कुछ कानून यदि बन रहे हो तो उसे बताना कि देखिए ये कानून बन रहे हैं, इसमें कुछ और भी ऐड किया जा सकता है। तीसरा है शिकायतों का निवारण करना, जो शिकायतें होंगी उनको उनको भी देखना, लेना और उनमें जो भी निवारण हो सकता है वो निवारण करने की कोशिश करना। महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों में सरकार को सलाह देना, मतलब ऐसा हो सकता है कुछ नियम बन रहा हो, उस नियम में कुछ ऐसा हो रहा हो जिससे महिलाओं को वंचित रखा जा रहा हो या महिलाओं के अधिकारों को दबाया जा रहा हो या कुछ भी उनके उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए कुछ काम करना हो। इस सभी स्थितियों में नीतिगत मामलों पे सरकार को क्या होता है? सलाह दी जाती है। ठीक है, अब देखिए अभी क्या है, गठन किसके द्वारा है? केंद्र सरकार द्वारा। जनरली यदि कोई संवैधानिक आयोग होगा तो उसका क्या गठन कौन होगा? वो संविधान के तहत उसका गठन माना जाएगा। अभी ये कि सांविधिक है, सांविधिक मतलब विधिक, विधि के अनुसार, मतलब कोई विधि बना दी गई है, कोई कानून बना दिया गया है, कोई एक्ट बना दिया गया है और उस एक्ट के आधार पर इसका गठन किया गया है। ठीक है, और काम क्या रहेगा? जो भी केंद्र सरकार इसमें काम देगी, जो उनके पहले से फिक्स काम रहेंगे, वही काम को संपादित करने का इनका दायित्व रहेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग संरचना में। संरचना की बात करें तो संरचना क्या होता है? इसकी संरचना 1+5 है, इसकल टू क्या होता है? 6। एक अध्यक्ष होगा और 5 सदस्य होंगे। ठीक है, तो अध्यक्ष और सदस्य इन दोनों को मिलाकर क्या होगा? कंप्लीट कहलाया जाएगा 6, संख्या कहलाएगी 6। और एक सचिव भी होता है, तो सचिव को सामान्यतः काउंट नहीं करते। यदि पूछा जाएगा सचिव सहित आप बताइए तो आप बोल सकते हो। यदि ये कहा जाएगा कि अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं तो 5 कहना है आपको। यदि ये बोलेगा अध्यक्ष सहित कुल कितने मेंबर होते हैं तो वो आपको 6 कहना है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता है तो कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, जो अध्यक्ष होता है उसकी योग्यता क्या होती है? वो महिलाओं के हित में उसने काम किया हो किसी भी क्षेत्र में, लेकिन महिलाओं के हित उसमें जरूर जुड़े हों, ऐसे लोग क्या होते हैं? अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, अब सदस्य, सदस्य क्या है? अलग अलग इसमें दिया गया है, जैसे कानून, प्रबंधन, प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कार्य, मतलब विभिन्न जो सेक्टर होते हैं जो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से महिलाओं से जुड़े होते हैं, तो उसके अधिकारों को बेहतर करने के लिए, अच्छी सलाह देने के लिए इस तरह के जो विषय होते हैं उस पे वो जुड़े हों और इस पे उन्होंने काम किया हो, ऐसे लोगों को भी सदस्य के रूप में चयनित किया जाता है। लेकिन एक चीज जरूर इंपॉर्टेंट है, यदि 5 हैं तो 5 में से कम एक क्या होगा? कम से कम एक उसमें एससी और एसटी, एससी और एसटी का होना चाहिए। क्या है? टी है ये। ठीक है ना, एसटी और एसटी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब, इनमें से कम एक हो। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? किस एक्ट के तहत बना? 1990। कब बना? 31 जनवरी 1992 को बना। अब ये कैसा है? एक सांविधिक इसकी प्रकृति है। गठन कौन करता है? केंद्र सरकार द्वारा होता है। संरचना क्या होती है? 1+5 होती है और 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष क्या है? महिलाओं के हित में उन्होंने काम किया हो। ठीक है, और सदस्य क्या होते हैं? कानून, प्रबंधन, प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कार्य इससे संबंधित हो और कम से कम एक सदस्य एससी एसटी का जरूर हो। इस बात को जरूर इसमें निश्चित होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये तो क्लियर हो गया। आप जब भी कुछ ऐसा हो तो प्लीज आप लोग जरूर ध्यान से बता दिया करिए। आप मैसेज कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं यदि आप कुछ भी कंफ्यूजन होगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। अभी हमने बताया क्या है? एक अध्यक्ष होगा, 5 सदस्य होंगे, ये संरचना हो जाएगी इसकी। ठीक है, एक जो सदस्य होगा मतलब गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होगा जो जनरली सचिव की तरह कार्य करता है, वो क्या है? यूपीएससी मतलब संघ लोक सेवा आयोग से आया हुआ एक आईएएस अधिकारी ही होगा जो इस तरह के कामों में एक प्रशासनिक सहायता देगा। वो एक संरचना के तौर पे ही एक अभिन्न हिस्सा माना जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसकी
पदावधि क्या होगी, सेवा शर्तें क्या होगी, सामान्यतः इस पे चर्चा जरूर करेंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, छोटे छोटे पॉइंट जरूर आप लोग याद करिए। जैसे ये संरचना में 1+5 बताया, इसको अक्सर एग्जाम पूछता है कि कितने होते हैं, 6 होते हैं, 5 होते हैं, 4 होते हैं, तो आपको ध्यान में कंफर्म होना चाहिए कि 1+5 होगा। ठीक है, इसका जो कार्यकाल है, कार्यकाल क्या होगा, 3 साल 65 वर्ष। जो भी पहले होगा, ध्यान दीजिएगा, जो कार्यकाल है 3 साल और 65 वर्ष, मतलब क्या है, जो भी पहले होगा, यदि कोई अध्यक्ष के रूप में मान लीजिए काम कर रहा है और यदि वो क्या है 61 ईयर्स का है, तो उस स्थिति में पहले क्या होगा, पहले 3 साल आएगा, ना कि 65 साल। ठीक है, मान लीजिए कोई 64 ईयर्स का है और उसको अध्यक्ष बना दिया गया, तब क्या आएगा, पहले पहले 65 साल आएगा। मतलब जो भी स्थिति पहले होती है वह क्या कहलाएगी, पहली स्थिति के आधार पर ही माना जाएगा। यदि जो भी 3 साल की शर्त पूरा करता है तो 3 साल तक रहेगा, यदि 65 साल अधिकतम आयु पूरी करता है तो वो उसके आधार पर उसका कार्यकाल होगा। ठीक है, इस्तीफा केंद्र सरकार, क्योंकि जो नियुक्त करता है उसी को ही इसमें इस्तीफा दिया जा रहा है। आपने पढ़ा होगा, अब इसके पहले दिखा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की नियुक्ति कौन करता है, जो बाकी लोग भी हैं वो कौन है, केंद्र सरकार द्वारा होता है। और इस्तीफा भी किसको दिया जाएगा, केंद्र सरकार को ही वापस सौंपा जाएगा। मान लीजिए कोई अध्यक्ष या सदस्य अपने पद से हटना चाहते हैं तो वो ऐसा दे सकते हैं। ठीक है, निष्कासन, अब निष्कासन शब्द क्या होता है, यदि कोई इस्तीफा नहीं दे रहा है और वह कुछ ऐसे कार्य कर रहा है जो विधि के विरुद्ध हैं, तो उस स्थिति में केंद्र सरकार कुछ आधारों पर उसको उनके पद से हटा सकती है। वो आधार क्या क्या है, चलिए वो देखते हैं हम लोग। पहला आधार क्या है, दिवालिया होना सामान्य है, चाहे कोई भी होगा, कोई भी मतलब कोई भी आयोग होगा उसमें दिवालिया शब्द होगा, उससे भी हट सकता है। विकृत चित्त होना, मतलब कहीं ना कहीं वह बेहतर सोच नहीं रखना, अच्छा सा दिमाग नहीं लगाना, कहीं ना कहीं कुछ और सोचना, तो इस तरह के लोग भी उनको हटा सकते हैं। नैतिकता सही ना होना, क्या हो, अनैतिकता, उसमें हो सकता हो नीति विरुद्ध कुछ कार्य कर रहे हो, इस कारण से भी हटा सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त कार्य को करने से इनकार, यदि कोई केंद्र सरकार ने दिया है कि ये काम कीजिए और वो काम नहीं कर रहा है, तब क्या होगा, उस स्थिति में भी उसको हटाया जा सकता है। कार्य करने में असमर्थता, क्या होगा, कार्य करने में असमर्थता, यदि कोई कार्य नहीं अच्छे से कर पा रहा है उस स्थिति में भी क्या होगा, उसको हटाया जा सकता है। लगातार 3 अधिवेशन, ध्यान दीजिएगा 3 अधिवेशन है लगातार, यदि कोई 3 अधिवेशन हो रहे हैं और उस अधिवेशनों में लगातार कोई 3 बार नहीं पहुंच रहा है तो वह भी एक आधार हो सकता है हटाने का। ठीक है, केंद्र सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि अध्यक्ष एवं सदस्य का पद पर रहना लोकहित में नहीं, ये भी एक, एक्चुअली देखिए पूरा आधार किसके हाथ में है, केंद्र के हाथ में है, पूरा पाला केंद्र के हाथ में है। केंद्र यदि चाह रहा है, उनके हिसाब से कोई काम कर रहा है तो वो पद में रह सकता है, यदि नहीं कर रहा है तो क्या होगा, वो पद से हटा सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया। देखिए आधार को जरूर आप ध्यान दीजिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है कि ये आधार है, कुछ नया आधार ऐसा जोड़ दिया जो इन आधारों के में नहीं होगा, तो भी वह हम लोग को ध्यान से समझ लेना चाहिए कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है। इसलिए हमें सभी आधार को अच्छे, ये पूरे आधार को ध्यान से हम लोग को क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब वेतन एवं भत्ते, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति, केंद्र सरकार द्वारा पद से विमुक्त करना, तो केंद्र सरकार ही क्या करता है, इसमें वेतन और भत्तों का निर्धारण करता है। ठीक है, रिपोर्ट, देखिए यदि महिला आयोग का ऐसी रिपोर्ट है, केंद्रीकृत रिपोर्ट है, तो क्या होगा, केंद्र सरकार को दिया जाए, और राज्य संबंधी कोई रिपोर्ट है तो राज्य सरकार को दी जाएगी। हो सकता है कुछ ऐसी रिपोर्ट वगैरह होती है, सामान्यतः वो केंद्र सरकार को सौंपेगा, और यह यदि कोई ऐसा खास चीज है जो विशेष राज्य से संबंधित तो राज्य को सौंपेगा। सामान्यतः राज्य महिला आयोग उस राज्य से संबंधित जो भी डाटा होता है या उनकी प्रगति रिपोर्ट होती है, प्रतिवेदन होता है, वो अपने अपने राज्य के जो सरकार होती है उसको सौंपता है। ठीक है,
अब देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य क्या है। कार्य की बात करें तो कार्य क्या क्या है। पहला कार्य है, ये लीजिए, हाँ, महिलाओं संबंधी संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की जांच करना। संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा, संविधान से भी जुड़ा हुआ हो और कानून से भी जुड़ा हुआ ऐसे उपायों की जांच की जाएगी। शिकायतों का निवारण किया जाएगा, शिकायत जो भी आएंगी। केंद्र एवं राज्य सरकारों को रिपोर्ट सौंपना, मतलब रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। जो भी फाइनली क्या होता है, वार्षिक रिपोर्ट इन लोग बनाते हैं और फाइनली क्या होती है वो दी जाती है, और समय समय पर विशेष रिपोर्ट भी दी जाती है, कोई आवश्यकता पड़ती है तो। अब क्या है, महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और अपनी सलाह देना। ठीक है। संघ तथा राज्य के तहत महिला विकास की प्रगति का मूल्यांकन, मतलब जो महिलाओं के विकास संबंधी प्रगति का मूल्यांकन भी इनके द्वारा किया जाता है। महिला बंदी गृहों का निरीक्षण भी इनके द्वारा किया जाता है, मतलब इस तरह के इनके पास अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है। और क्या है साथ में, हाँ, महिलाओं की दशा सुधारने के लिए सिफारिश करना, ये तो सामान्य है, आपको पता ही होगा, कोई वो नहीं है। अन्य कोई भी मामला जैसे केंद्र सरकार द्वारा हस्तांतरित किया गया हो, इस मामलों को भी वो उठा सकता है। ठीक है। अब सुझाव की बारी आती है। सुझाव में क्या है, अध्यक्ष और सदस्यों को मंत्री का दर्जा दिया जाए। जनरली बोला है कि यदि मंत्री का दर्जा दिया जाएगा तो वो अपने कार्य को बेहतर कर पाएंगे। चयन का आधार बेहतर हो, बजट का प्रावधान हो, रिपोर्ट एवं सुझाव बाध्यकारी हो, लोगों में जागरूकता लाई जाए। ये सामान्यतः सुझाव हैं जो ऐसा होने से यह क्या होगा, आयोग और शक्तिशाली और बेहतर कार्य कर पाएगा। उपलब्धियां बहुत सारी आयोग की। उपलब्धियां क्या क्या हैं, आपने देखा होगा जो पारिवारिक लोक अदालत हैं, महिलाओं संबंधी मुद्दों को उठाना। ठीक है। और जो फीमेल भ्रूण हत्या, जनरली देखा होगा आप लोगों को, सुना होगा कि अक्सर वो बच्चियां नहीं चाहते तो क्या होता है, मतलब पता होते ही कि बच्ची पैदा होने वाली है, यदि जानकारी हो जाती है तो उनकी क्या होती है, उनकी हत्या कर देते हैं लोग। महिलाओं के प्रति हिंसा, ये सब चीजों में कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा उपलब्धि हासिल अक्सर हुई है इस आयोग के द्वारा। जो अचीवमेंट्स हुई है, कुछ ना कुछ तो अंतर पड़ा ही है, क्योंकि एक ऐसा आयोग जो केवल महिलाओं के बारे में सोच रहा है तो स्वाभाविक है थोड़ी बहुत तो व्यवस्थाएं अच्छी होंगी ही। राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष चुनौतियां कौन कौन सी हैं। इनमें क्या है, अक्सर पूछता है एग्जाम में कि क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या शक्ति इनके हाथ में नहीं है। एक अभी प्रश्न एमपीपीएससी में एक विशेष एग्जाम में आया था, क्या इनमें वित्तीय सहायता दे सकता है, तो नहीं, वित्तीय सहायता केंद्र पर निर्भर होती है। वास्तविक विधायी शक्ति इनके पास बिल्कुल नहीं है। रिपोर्ट एवं सुझाव सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं, मतलब कोई यदि कोई रिपोर्ट देते हैं, यदि कोई लोग सलाह देते हैं तो सरकार में कोई भी बाध्यकारी स्थिति नहीं है। अपने सदस्यों के चयन की शक्ति, मतलब इन लोग चाहे तो एक बेहतर व्यक्ति यदि अपने कमेटी में चाहते हैं, सदस्य बनाना चाहते हैं, तो ये इनके हाथ में नहीं है। केवल सलाहकारी, केवल ये सलाह दे सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते, तो क्या हो सकता है, इससे बेहतर काम नहीं होगा, इनका मानना है। और वास्तव में ऐसा है। झूठी शिकायतें बहुत सारी आती है, उनको भी कैसे निपटा जाएगा, इस बात को भी ध्यान देना है। तो ये इनके क्या है, चुनौतियां हो गई। अब कुछ ऐसे अधिनियम हैं जो जनरली इस जो आयोग है उनको प्रभावी कैसे बने, बेहतर कैसे हो सकता है। जैसे दहेज प्रतिषेध एक्ट 1961, आप जानते हैं 1961 के तहत दहेज लेना देना दोनों अपराध हैं। दोनों ही स्थिति में इसको और बेहतर कैसे किया जा सके, और उसके जो एक्ट बना है उस एक्ट को लागू, क्योंकि आज भी आप देख रहे हैं एक्ट तो बना हुआ है लेकिन आज भी जनरली कितना दहेज लेना है, कितना देना है, ये तय कर लिया जाता है, और लोगों को ये दिमाग में होता है कि हम सामने नहीं दिखाएंगे, हम अंदर ही अंदर मांग लेंगे और दे देंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी बुराई है। दूसरा क्या है, ये पीएनडीटी एक्ट एक्चुअली क्या है, ये जब भी
गर्भावस्था में ही यह पता कर लिया जाए कि क्या होगा, ये लड़की है या लड़का है, उस स्थिति में यह एक्ट बनाया गया था कि इस आधार पर कोई जांच की जा रही है कि वह महिला है या पुरुष है, वो लड़की है या लड़का है, इस तरह की आधार किया जाए तो वो इस यदि तो ये बहुत बड़ा अपराध माना जाता है और इसके लिए एक एक्ट बना दिया गया। लेकिन ये लागू हो, बेहतर तरीके से लागू हो, इसकी भी सुनिश्चितता सरकार के द्वारा की जानी चाहिए और इस आयोग में भी ऐसी होनी चाहिए सुनिश्चितता। ठीक है। फिर आईपीसी 1860 लागू है इसमें, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा व्यवस्था आईपीसी जो 1860 है वो भी बेहतर तरीके से लागू हो। जब महिलाओं के प्रति कोई अपराध होता है तो यह भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है ये एक्ट। ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990, ये तो स्वाभाविक है, अभी आपने जो देखा है कि आयोग है, उस आयोग के अधिनियम के एक्ट के तहत ही यह महिला आयोग बना हुआ है, तो वो भी कैसा बेहतर कैसे हुआ इसका भी ध्यान रखा जाता है। महिलाओं में अपने अधिकारों को लेकर जागरूकता बढ़ी है, मतलब इसको लोगों में आज भी आप देख रहे हैं दहेज लेना, दहेज देना, इसके प्रति सामान्यतः समाज में लोग बोलते नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे समाज पढ़ा लिखा हो रहा है, महिलाओं के अधिकार उनको मिल रहे हैं, महिलाएं पढ़ रही हैं, लड़कियां पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं जागरूक हो रही हैं और वो क्या करती हैं, अपने अधिकारों के प्रति बोलती हैं, लड़ती हैं आगे जाकर। कार्यशालाओं, परामर्श आदि का आयोजन, जिससे क्या होता है बहुत लोगों को जानकारी मिले। इससे क्या होता है, वर्कशॉप बहुत सारे आयोजन किए जाते हैं जिससे जनरली इस बात का ध्यान रखा जाता है कि महिलाओं को इस बात की जानकारी तो हो कि वो क्या कर रही हैं, कितना कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, या उसके एक्ट के बारे में पता है, नियम पता है उनको। ये सब जब नियम पता होगा तो उनको अच्छी तरीके से वो आप उसमें नियमों का उपयोग कर सकेंगे। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। अब देखिए जो अधिनियम है इनकी शक्तियां क्या क्या है। शक्तियां जनरली क्या होते हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत दीवानी अधिकार प्राप्त है, मतलब सभी शक्तियां प्राप्त होंगी सिविल कोड के तहत। कैसी होंगी, एक सिविल कोड के तहत के आधार पर ही महिला आयोग को ये शक्तियां प्राप्त हैं। ये इसी शक्ति के आधार पर वो जो आयोग क्या क्या कर सकता है ये भी आप लोग को समझना है। पहला काम क्या कर सकता है वो, ये कोई विवाद हो रहा है तो गवाहों की उपस्थिति हेतु सम्मन करना, हाजिर कराना, शपथ पर उनकी जांच करना, मतलब यदि उन्होंने शपथ पत्र दिया तो वास्तव में वो सही है कि गलत है, इसकी जांच करना। फिर किसी दस्तावेज को ढूंढना और प्रस्तुत करना, यदि कोई ऐसा साक्ष्य है या कोई ऐसी व्यवस्था है जिससे किसी दस्तावेज की आवश्यकता है तो वो भी ये किसी भी कार्यालय से मंगा सकते हैं, ले सकते हैं। हलफनामे पर साक्ष्य प्राप्त करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक लेटेस्ट में एग्जाम हुआ था उसमें भी यह टॉपिक या चीजें आई थी। किसी पब्लिक रिकॉर्ड को मांगना, किसी न्यायालय या कार्यालय से उनकी प्रति मांगना, क्योंकि यह एक सिविल कोड का अधिकार रखती हैं तो ऐसी कोई व्यवस्था होती है, आवश्यकता पड़ती है तो भी इसमें मांगा जाता है। गवाहों और दस्तावेजों की जांच के लिए कमीशन का गठन करना, मान लो कोई ऐसा केस है उसके लिए कोई कमेटी बनाई जाएगी और वो जांच करेगी। कोई भी अन्य मामला जिसका सुझाव दिया गया हो। ठीक है, ये इनकी शक्तियां हैं। अब आयोग के अध्यक्ष के बारे में बात कर लेते हैं। अभी तक के जो अध्यक्ष बने हैं उनके बारे में बात करते हैं हम लोग। देखिए अध्यक्ष, सर्वप्रथम पहली अध्यक्ष के होंगे जयंती पटनायक 1992 से 1995। ध्यान दीजिए 1992 से 1995 में पहला कार्यकाल था जयंती पटनायक का, यह प्रथम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुई थी। ठीक है। फिर सेकेंड नंबर पे वी मोहनी गिरी, तीसरे नंबर पे विमा पार्थ सारथी, चौथे में पूर्णिमा आडवाणी, गिरिजा व्यास और छठवें में फिर गिरिजा व्यास। मतलब ये पहली बार ऐसी महिला थी जो 2 बार कार्यकाल इन्होंने अपना पूरा किया। देखिए 2 बार अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया, ये पूछा जा सकता है। और उसके बाद ममता शर्मा आई, फिर ललिता आई, फिर रेखा शर्मा आई और फिर रेखा शर्मा को दोबारा 2021 में वापस चुन लिया गया। ये भी 2 अध्यक्ष, मतलब ये देखिए ये और ये 2 बार, मतलब ऐसे गिरिजा व्यास हो गई एक और एक होगी रेखा शर्मा। ठीक है, गिरिजा व्यास और
देखिए ये गिरिजा व्यास हैं और रेखा शर्मा, ये क्या है, ये 2 बार, किसमें, 2 बार, दोनों ने 2-2 बार अपना कार्यकाल 2 बार पूरा किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये पूरा का आपको राष्ट्रीय महिला आयोग कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं राज्य महिला आयोग में, ठीक है। ये आपका राज्य महिला आयोग है, राज्य महिला आयोग बोल दें या तो फिर हम लोग मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग बोल सकते हैं। दोनों स्थिति में क्योंकि हम लोग मध्य प्रदेश से हैं तो ये मध्य प्रदेश संबंधित भी हम लोग एक बात करेंगे। फिर वही एक सांविधिक संस्था जो हमने अभी आपको सबसे पहले बताया, एक सांविधिक मतलब विधि के अनुसार इसका गठन किया गया है। गठन का आधार क्या है, इसका आधार है मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995, ठीक है, क्या आधार है, और धारा 3 के तहत इसका गठन हुआ है। फिर समझिएगा, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 की धारा 3 के तहत इसका गठन, उसका गठन जो राष्ट्रीय वाला है उसका गठन कब हुआ था, वो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत हुआ था। तिथि क्या है, 23 मार्च 1998, उसकी क्या थी, 31 जनवरी 1992, इसकी क्या है, 23 मार्च 1998, ठीक है। गठन का उद्देश्य क्या है, देखिए सेम गठन का उद्देश्य वही होगा जो राष्ट्रीय महिला आयोग का देश भर में उनकी सीमा होती है, इनकी क्या प्रदेश स्तर में है, प्रदेश स्तर की महिलाओं के बारे में संवैधानिक या कानूनी जो बेहतर व्यवस्थाएं हो सकती है उसके लिए सरकार को राय दी जाती है, या बाकी ऐसी छोटी छोटी चीजें, सब चीज उसमें जो भी महिलाओं से जुड़ी हुई चीजें हैं उनके लिए, चाहे उसमें सलाह देना हो, कानून बनाने के लिए प्रक्रिया में भाग लेने के लिए भी प्रयास करना, हर एक चीज जो महिलाओं की उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए आवश्यक है वो सब यही आयोग के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब देखिए जो संरचना है, यदि हम संरचना की बात करें, अभी जो राष्ट्रीय आयोग की संरचना में उसमें 1+5 था, इसमें क्या है 1+6 मतलब टोटल 7, उसमें कितने थे, जो नेशन वाला था उसमें टोटल 5+1 था, इसमें 6+1 है, मतलब इसमें टोटल 7 है, उसमें क्या है 6 थे, ठीक है। इसमें राष्ट्रीय महिला आयोग एक 7 सदस्यीय आयोग होगा, 6 सदस्य अशासकीय होंगे, 1 सदस्य शासकीय होगा, क्या होगा, 6 सदस्य अशासकीय होंगे और 1 सदस्य शासकीय होगा, ठीक है। राज्य सरकार द्वारा इसकी कौन नियुक्त करता है, नियुक्त राज्य सरकार करता है। देखिए जनरली क्या था, अभी आपने देखा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग है उसमें नियुक्ति कौन करता था, केंद्र सरकार करती थी क्योंकि वो राष्ट्रीय स्तर का था। और इसकी नियुक्ति कौन करेगा, जिस राज्य में यह आयोग होगा उस राज्य का जो मुख्यमंत्री होगा या मंत्रिमंडल होगा या सरकार होगी, राज्य सरकार, वो इसकी नियुक्ति करेगी, ठीक है। अब इसमें एक अध्यक्ष, जो अध्यक्ष होता है वो क्या होता है, कैबिनेट मंत्री का क्या करता है, कैबिनेट मंत्री, जो टोटल कैबिनेट मंत्री मतलब कह सकते हैं कि स्तर उनको कौन कौन सा पावर रहता है, एक कैबिनेट मंत्री के आधार पर, जैसा कैबिनेट मंत्री होते हैं किसी राज्य में ठीक उसी प्रकार से एक अध्यक्ष होगा, ठीक है। 5 5 में से 5 अशासकीय सदस्य होंगे, ठीक है, जिनको राज्य मंत्री का दर्जा मिलेगा, और इसमें कम से कम एक क्या होगा, SC ST या OBC से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। और जो एक सदस्य अन्य होगा वो शासकीय अधिकारी होगा। देखिए फिर से हम लोग समझते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन होगी आप लोग को। पहला एक हो गया अध्यक्ष, ठीक है, ये एक हो गया अध्यक्ष, ये देखिए अध्यक्ष है ये। फिर दूसरा क्या है, 5 सदस्य हो गए, 5 सदस्य हो गए,
जो अशासकीय होंगे मतलब उनकी नियुक्ति होगी, राज्य मंत्री का दर्जा मिलेगा, वो किसी भी क्षेत्र में पारंगत होंगे। और एक क्या है आपका, ये देखिए एक है आपका शासकीय। टोटल कितने हो गए, एक ये हो गया, एक 5 6 और एक 7, टोटल कितने थे 1 + 6 इज इक्वल टू क्या होगा आपका 7। टोटल 7 सदस्यीय आयोग होगा। क्लियर हुआ आपका? कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग हमें कमेंट्स या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसकी पदावधि मतलब कितना ड्यूरेशन और कितने साल तक कर सकते, सेम वही है इसका, 3 साल या 65 ईयर्स, ठीक है ना। दोनों ही स्थिति में जो पहले होगा उसी के आधार पर वह अपना पद छोड़ेंगे या अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, ठीक है। सेम वही जो चीज आपको केंद्र में समझ में आ रही थी, क्या क्या लगा था आपको, केंद्र में नियुक्ति कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगा। इसमें क्या है, नियुक्ति कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी। निष्कासन उसमें केंद्र सरकार कर रही थी, इसमें राज्य सरकार करेगी। नियुक्ति कौन करता था इसमें, राज्य सरकार इसमें कर रही है और उसमें केंद्र सरकार करेगी। मतलब जो जैसा स्तर होगा उसी के आधार पर वो सरकार उसमें नियुक्ति करेगी, निष्कासन करेगी या इस्तीफा, ठीक है। अब देखिए जो इसके अध्यक्ष होंगे, सदस्य होंगे, कर्मचारी होंगे, इनका जो वेतन भत्ते होंगे राज्य सरकार ही निर्धारित करेगी, क्योंकि सामान्यतः राज्य सरकार नियुक्त कर रही है तो वही उसमें ये ध्यान देगी कितना इसका निर्धारण है वेतन भत्ते आदि का, ठीक है। अब देखिए जो आयोग प्रतिवर्ष, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, 2 बैठकें अवश्य होंगी, मतलब कंपलसरी है 2 बैठकें होना। यदि इस आयोग की 2 बैठकें मिनिमम ऑर्गेनाइज होंगी ही होंगी, यह इनके एक्ट में लिखा हुआ है। 6 महीने से ज्यादा इसमें अंतर ना हो, मतलब 2 बैठकें हो, ऐसा नहीं है कि 1 महीने के अंतराल में 2 बैठकें कर ली जाएं और 11 महीने के अंतराल में की जाए, बिल्कुल नहीं। पहली बात तो 2 बैठकें मिनिमम होनी चाहिए और उनके मध्य 6 महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बैठक कहाँ होगी, किस स्थान पे होगी, ये अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। जो समितियां हैं बहुत सारी, वो आयोग द्वारा गठन होगा और इस आयोग में बैठक में भाग ले सकते हैं समिति वाले, अपना मत प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन मतदान का अधिकार उन्हें नहीं होगा। बहुत सारी कमेटी बनती हैं लेकिन वो कमेटी में क्या होगा, मतदान नहीं कर सकते हैं लोग। राज्य महिला आयोग के कार्य क्या है, वो सभी कार्य हैं जो कार्य केंद्र सरकार में राष्ट्रीय महिला आयोग में थे, ठीक वही कार्य राज्य महिला आयोग में भी निर्धारित किए गए हैं। लेकिन उनका क्या है, उनका जो क्षेत्र है राष्ट्रीय महिला आयोग का पूरा देश है और इसमें क्या है, उस प्रदेश में है जिस प्रदेश में क्या होगा, वो राज्य महिला आयोग होगा, ठीक है। वार्षिक रिपोर्ट सेम वैसे ही प्रस्तुत करनी है जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग केंद्र सरकार को प्रस्तुत करता है, ठीक उसी प्रकार से राज्य सरकार को भी यह वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। दुष्कर्म के मामलों में आयोग द्वारा शासन के गृह विभाग को भेजी गई बहुत सारी अनुशंसाएं होती हैं कि जिस पीड़िता वहीं रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए, या जो बहुत सारी सुविधाएं इनके तहत इनको दी जाती है, ठीक है। ठीक है, ये तो वही है जो यदि महिला के साथ कोई दुष्कर्म होता है तो उसमें क्या क्या चीजें इनके पास पावर है वो करना चाहिए, वो दिया हुआ है, ठीक है। चलिए हम लोग मेन आते हैं अब राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष पर, ठीक है। 2011 में सबसे पहले कौन बनी थी, कृष्णकांत तोमर। जो अभी तक की डाटा है, जो जानकारी मिली है, उसके पहले का डाटा हम लोगों ने ढूंढा, काफी मिला नहीं, तो जो जानकारी है उसमें कृष्णकांता तोमर इसमें पहली अध्यक्षा मिली है। और वर्तमान में कौन है, शोभा ओझा 2020, इसको जरूर आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। ये दोनों आयोग आपके कंप्लीट हो गए हैं। प्लीज आप लोग अपने शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइएगा।
कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी हो, तो प्लीज आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और ऐसे ही प्रयास करेंगे कि हम लोग 6 से 7 दिन में पूरा कंप्लीट कर लें जितने भी अन्य आयोग हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।